Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Neri Talk with Asghar Ali. Now today we discuss about how to pass IV line IV canalizations. इसमें हम पढ़ेंगे कि हम IV लाइन कैसे मेंटेन करते हैं। हमें इमरजेंसी में और इंडोर मरीज़ों के लिए IV फ्लूइड्स देने के लिए, वेन में इंजेक्शन लगाने के लिए हमें IV लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्लाइड के ज़रिए हम जानेंगे कि IV लाइन पास करने का क्या तरीका है, उसकी इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो अगर हमारे पास IV लाइन डबल ब्रेक हो जाए या सही ना लगे तो उसके क्या नुकसान आता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैनुलाइजेशन? इंट्रावेनस कैनुलाइजेशन इज़ अ टेक्निक इन विच इज़ कैनुला इज़ प्लेस्ड इनसाइड ए वेन टू प्रोवाइड ए वेनस एक्सेस। हम इसमें वेन के अंदर, आर्टरी की बात नहीं हो रही, यहाँ वेन की बात हो रही है। वेन के अंदर हम एक कैनोला प्लेस करते हैं जिससे हमें डायरेक्ट सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे इंजेक्शन और फ्लूइड को हम दे सकते हैं। तो इसमें हमें इजीली डायरेक्ट वेन में एक्सेस मिलती है। हम वेन के अंदर IV लाइन को प्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास IV लाइन है। तो इसमें हमारे जो हिस्से हैं IV लाइन के, कुछ पार्ट्स के नेम बताए हुए हैं, जैसे उसकी नीडल है, उसके ऊपर कैथीटर है, उसका चैम्बर है और नीडल ग्रिप्स हैं हमने। तो ये इसके कुछ हिस्सों के नाम है, इनको गौर से देखिएगा। तो उसके नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पर्पस क्या है, IV लाइन हम क्यों लगाते हैं। IV लाइन के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। IV लाइन के ज़रिए हम ब्लड सैम्पलिंग कर सकते हैं। पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसको हमने कुछ इंजेक्शन लगाने हैं, साथ हमें उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन भिजवानी है, तो हम उसमें से IV लाइन लगा के उसमें से हम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड्स, हम उसमें हमारे फ्लूइड्स ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोसलाइन, कोई भी फ्लूइड डिवीजन हो उसमें IV लाइन के जरिए हम पास आउट कर सकते हैं। मेडिकेशन पर्पस के लिए दे सकते हैं, मेडिकेशन इंजेक्शंस लगाने हमने IV लाइन, एंटीबायोटिक के दूसरे जो भी इंजेक्शंस होते हैं इंट्रावेनस लगाना है तो उनको हम IV लाइन के ज़रिए लगा सकते हैं। कीमोथेरापी एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ब्लड डोनेशन एंड डायलिसिस के लिए, जो मरीज़ डायलिसिस मरीज़ है, डायलिसिस वाले मरीज़ है या ब्लड डोनेशन करना है तो उसके लिए बड़े वाला IV लाइन लगा के हम इस मकसद के लिए भी लगा सकते हैं। प्री कैनुलाइजेशन से पहले जो कुछ हमने करना है वो पहले कैनुलाइजेशन हो गया। इसमें हमने वेन को असेस कैसे करना है, उसको स्टरलाइज, उस एरिया को स्टरलाइज कैसे करना है, हमने असेस कैसे करना है कि हमने कौन सी वेन को पकड़ना है और किस तरह इसको हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी IV लाइन में IV लाइन पास आउट प्लेस करनी है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है IV लाइन लगाने के लिए, हमें जो सामान चाहिए होता है वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। हमें उसमें बेरोला चाहिए होता है, ये मुख्तलिफ साइज़ का होता है हमारे पास, आगे जाके मैं इनकी आपको पिक्चर दिखाऊंगा। ये कलर कोडिंग होती है इनकी, तो इसकी कलर कोडिंग थोड़ी सी ना, ये जेन में जो बात रखने वाली की उल्ट होती है। जो 24 का होगा वो सबसे बारीक होगा, और 20 जो 14 के या 16 18 के होंगे ये बड़े वाले होते हैं। तो इसकी जो कलर कोडिंग है और इसके जो नंबरिंग है वो उल्टी होती है, मतलब कि जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा कैनल होगा और जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा कैनल होगा। तो हमें जो IV लाइन पास आउट करने में चीज़ें चाहिए तो हमें बेरोला है, उसके बाद प्लास्टर्स है, इसका मतलब कि जो हमें मेडिकल टेप मिलती है, स्टिकिंग मिलती है इसको हम फिक्स करने के लिए, अल्कोहल स्वैब है उसको हम अपने एरिया को स्टरलाइज करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, एथिलीन अल्कोहल हम यूज़ करते हैं, 70% एथिलीन अल्कोहल। और उसके बाद ग्लव्स हैं हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, ताकि पेशेंट का कोई ब्लड या इस तरह की कोई, या पेशेंट को स्किन एलर्जी है उसको बचने के लिए हम ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स चाहिए होते हैं हमें, टॉर्निकेट हमें चाहिए होता है, इसमें IV स्टॉपर चाहिए होता है हमें, या IV स्टॉपर के साथ हमें स्प्लिंट चाहिए इफ़ नेसेसरी। स्प्लिंट हम ज़्यादातर बच्चों में लगाते हैं क्योंकि बच्चों के हाथ बहुत छोटे होते हैं, वो बार बार उनकी मूवमेंट रहती है, तो उनको हम एक जगह फिक्स रखने के लिए नीचे हम कोई लकड़ी का स्प्लिंट लगा देते हैं, ताकि जिस एरिया में IV लाइन लगी हो वो एरिया मूव ना बच्चा कर सके हाथ को बार बार, और IV लाइन हमारी ख़राब ना हो। हेपरिन सलाइन चाहिए, ड्रिप चाहिए हमें। इसमें यह है कि बाज़ दफ़ा ना हमारी IV लाइन की जो टिप होती है उस पर क्लॉट बन जाता है, उसके अंदर क्लॉट बन के वो ब्लॉक हो जाती है। तो उस क्लॉट को ख़त्म करने के लिए हमें हेपरिन चाहिए ताकि वो क्लॉट ना हो, या कुछ मरीज़ों में ये चाहिए होते हैं। बस नॉर्मल हम जो ना उसको हम कहते हैं पुश, हम नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल करते हैं उसके चेक करने के लिए आया कि IV लाइन हमारी सही मेंटेन हुई है या हमें वो हम सही मेंटेन है। अगर हम उसमें पुश दे के नॉर्मल सलाइन 2cc 3cc दे के हम चेक कर लेते हैं कि आया कि IV लाइन हमारी ठीक भी है। तो उसके लिए ये जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ये इसमें हमारे पास ग्लव्स, गाज, सेफ्टी गाज, अल्कोहल स्वैब चाहिए होता है, टेप चाहिए होता है, टॉर्निकेट और सिरिंजेस हमें चाहिए। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया बहुत कम ही यूज़ होता है, वैसे यूज़ तो नहीं होता।
बहुत रेयर इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद 3 वे टैप एक्सटेंशंस, ये 3 वे टैप एक्सटेंशन जो नीचे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे नीचे की तरफ जो पिक्चर नज़र आ रही है आपको, इसमें यह है कि हमने बाज़ दफ़ा एक मरीज़ को ना, जैसे कुछ कार्डियक मरीज़ होते हैं उनमें एक टाइम में एक से ज़्यादा फ्लूइड हम लगाते हैं, तो वो एक से ज़्यादा फ्लूइड हम एक ही IV लाइन के ज़रिए भी ये 3 वे टैप एक्सटेंशन लगा के हम इसके ज़रिए दे सकते हैं। तो परी प्रोसीजर क्या है जो हमने पहले देखे, वो परी प्रोसीजर जिससे हम जो चीज़ें पहले चाहिए होती हैं हमें IV लाइन लगाने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास ये चीज़ें कंप्लीट है आया या कुछ कम है। ये ना हो कि हम IV लाइन लगाने लगे बाद में पता चले कि हमारे पास स्टिकिंग नहीं है, हमारे ग्लव्स नहीं थे, पेशेंट सी पॉजिटिव का था या कोई और एडिक्ट पेशेंट था, तो उससे हमें उसका ब्लड लगने से या उसको कोई डर्मा की डिजीज़ थी, डर्माटोलॉजिस डर्मा की स्किन की, तो उससे हमारे को इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए हमें पहले मेक श्योर करना है आया कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है IV लाइन लगाने के लिए हमारे पास वो चीज़ें कंप्लीट है भी या नहीं। तो लेट्स हम वो स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रोसीजर IV लाइन पास करने से पहले हमने क्या करना है, हमने चेक डॉक्टर ऑर्डर्स, हमने हमारे साथ जो डॉक्टर ड्यूटी पे उसके ऑर्डर चेक करना है कि आया कि डॉक्टर ने हमें ये ऑर्डर किया है कि इसको IV लाइन लगानी है, हमने IV लाइन में ये फ्लूइड बने। क्योंकि हम जब एमरजेंसी में या किसी भी इंडोर में काम कर रहे होते हैं हम डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है, ये मेक श्योर करना है कि डॉक्टर ने हमें ऑर्डर किया है कि नहीं IV लाइन पास करने का। तो ग्रेड एंड एक्सप्लेन द पेशेंट प्रोसीजर अबाउट, प्रोसीजर के बारे में हमने पेशेंट को इसमें हमारे पास आ जाता है कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट हम दो तरह से लेते हैं, रिटन कॉन्सेंट और वर्बल कॉन्सेंट। इसमें हमने वर्बल कॉन्सेंट अप्लाई करना है और पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हम आपके साथ ये प्रोसीजर करने लगे, IV लाइन लगाने लगे, ये तरीकाकार है, आया आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपने उसे हमारे साथ कंपनसेट करना है। अगर पेशेंट तक असेस है, बाज़ दफ़ा एक एमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाता है जहाँ पे हमें डायरेक्ट पेशेंट असेस नहीं होती, पेशेंट से नहीं बात से कर सकते, तो उसके जो साथ हैं हमें उनको गाइड कर देना चाहिए कि भाई हम IV लाइन पास कर रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपने रिलैक्स रहना है। बाज़ दफ़ा वो पेशेंट के साथ जब हम ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो साथ वाले हैं, तो पेशेंट को तो साथ साथ तकलीफ़ ही होगी, जब हम लगाएंगे तकलीफ़ होगी तो वो बाज़ दफ़ा फिर झगड़ा वगैरह और इसी तरह वो तंग करते हैं ना। असेस द पेशेंट लेवल ऑफ द कॉन्शियस एंड एनजाइटी, और पेशेंट को हमने पहले असेस करना है कि पेशेंट एनजाइटी है, पेशेंट ये ना हो कि पेशेंट पहले बहुत ही घबरा गया हो, पता नहीं मुझे IV नहीं लग रही है, मेरे साथ क्या होने वाला है। तो हमने पेशेंट को कूल डाउन और पहले हमने उसकी नॉर्मल रखना है, फिर उसकी अप्लाई करना है। प्रोवाइड द प्राइवेसीज, और पेशेंट को ये ना हो कि हमारे पास 20 मरीज़ देख रहे हैं पेशेंट को और आपको लगा रहे हैं, आप उस इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, पेशेंट भी ज़्यादा एनजाइटी में चला जाएगा। तो यह बेहतर तरीक़ाकार है कि हमें थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए पेशेंट को लगाने के लिए। कॉर्नर वगैरह या जो भी है हम उसको एक साइड रूम में जाकर IV लाइन वगैरह पास करें, बेहतर और अच्छा तरीका यही है। लेकिन एमरजेंसी वगैरह में तो ये बहुत कम फॉलो किया जाता है क्योंकि उधर रश ही इतना होता है, तो ये चीज़ें तो हर पेशेंट को तो नहीं हम कर सकते, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि जितना आप कर सकते हैं ना उतना इन पर आप कंपनसेट करें पेशेंट के साथ, और पेशेंट को प्राइवेसी मिल जाती है चीज़ें करें। तो ड्यूरिंग द कैनुलाइजेशन IV लाइन पास करने के दौरान हमने क्या चीज़ें करनी हैं उनके बारे में हम देखते हैं। प्रोसीजर से पहले हमने अपने हाथों को अच्छी तरह धोना है, स्क्रब करने हैं। ये ना हो कि हमने एक पेशेंट को देखा है, उसको डिज़ीज़ थी, उस मरीज़ के बाद हमने उन्हीं हाथों से अगले मरीज़ को पास किया, तो इस तरह इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में और कुछ डिज़ीज़ हैं तो वो फैल सकती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि पेशेंट टू पेशेंट हमने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन और पेशेंट प्रोटेक्शन के लिए अपने ग्लव्स यूज़ करने चाहिए। ग्लव्स यूज़ करने के बाद हैंड वाश करने चाहिए। हैंड वाश का बेहतर तरीका है तो हमारे पास हैंड में स्क्रब आते हैं, उनके साथ अगर वो ना हो तो मिनिमम तो हम तो हैंड हाइजीन्स मिलते हैं, तो उनके ज़रिए हम उनको कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमने क्या करना है, हमने पहले तो हमने साइट सेलेक्ट करने का, पेशेंट को किस तरफ से असेस करें, हमें किस तरफ से इजी होगा पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द साइट एंड वेन्स, हमने साइट सेलेक्ट करने का है, हमने राइट साइड लगानी है, लेफ़्ट साइड पे लगानी है, बाजू पे लगानी है, आर्म पे लगानी है, हैंड पे लगानी है, फोर आर्म पे लगानी है, हमने किस जगह पहले साइड असेस करना है। उसके बाद हमने वेन को असेस करना है कि आया हम किस वेन में और कौन सी प्रोमिनेंट और अच्छी वेन है जिसमें हम इसको ईजीली असेस कर सकते हैं। और जहाँ पे हमने नो वॉन्ड एंड नो रैशेस, जहाँ पे रैशेस जहाँ पे हमने IV लाइन लगानी है उसमें यह है कि उसके ऊपर कोई ज़ख्म ना हो, कोई रैशेस ना बने हो, कोई स्किन की डिजीज़ बाज़ मरीज़ों में होते हैं वहाँ पे रैशेस बने होती हैं, ज़ख्म बने होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो नीट एंड क्लीन ना होना चाहिए। वेन इज़ बिग एंड स्ट्रेट सॉफ्ट एंड विजिबल थ्रू द स्किन, हमारे पास जो हमने सेलेक्ट करनी है
जो वेन हमने सेलेक्ट करनी है जिसमें हमने IV लाइन मेंटेन रखनी है अपनी, वो इतनी बड़ी हो और सीधी और नरम होनी चाहिए और हमें नज़र आनी चाहिए स्किन पे कि हमें महसूस हो कि हम ईज़िली हम इसमें असेस कर सकते हैं IV लाइन को। तो ये हमने पेश उसके करना है। इसके बाद हमारे पास कुछ वेन है आर्म, फोर आर्म और हैंड में हमारे पास सेफलेस वेन है, बेसिलिक वेन्स हैं, मीडियल कोवाइडल वेन, मीडियल एंटीरियर ब्रेकियल वेन्स हैं। हम इनमें असेस करते हैं। मोर प्रोमिनेंट्स जो और इजीली असेस होती है वो हमारे पास कोवाइडल फोसा में कोवाइडल वेन होती है, जिसमें मोस्टली हम IV लाइन और इंजेक्शन भी लगाते हैं और ये आई सैम्पलिंग फिलबॉटमी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें बस ये हमें जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें ये बताया कि हमने किस जगह से असेस हमने सेलेक्ट करके पंचर करना है और कहाँ तक हमने मेक श्योर कर लेना है कि हम कौन से नंबर की IV लाइन लगाने लगे हैं। IV लाइन की लेंथ और वेन की लेंथ से हमने अंदाज़ा लगा लेना है कि हम इसको इजीली प्लेस कर सकते हैं इस जगह पे, इस वेन में वेन एन है कि हम इसको इसमें इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो हमने ये करना है कि साइड ऑफ जैसे आपको नज़र आ रही है वी शेप बनी हुई है, हमने वी वाले पॉइंट पे नहीं जाना, हमने उसको दरमियान में से रख के क्लिक करना ताकि इजीली हम इसको प्लेस कर सकें। ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, हम प्रोसीजर के दौरान हमने मज़ीद क्या चीज़ें करनी है। पोजीशन, पेशेंट इज़ कंफर्टेबल पोजीशन विद आर्म इज़ डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में चाहिए, उसके बाजू एक कंफर्टेबल जोन में रख के आपने आई प्लेस आउट करेंगे। उन्हों का आप IV लगा लो, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, पेशेंट का बाजू अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रखा तो वो बार बार मूव कर रहा है, तो इससे आपको मसला हो सकता है, आप इसको इजीली असेस नहीं कर पाएंगे। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर हमने जो चीज़ें देनी है, टॉर्निकेट हमने 15 सेंटीमीटर 6 इंच हमने अबव इंडेंट साइड जहाँ पे हमने IV लाइन को प्लेस करना है, हमें महसूस हो रहा है, हमें ये अंदाज़ा होगा कि ये वाला वेन अच्छा है, हमने इसके अंदर IV लाइन को प्लेस करना है, तो हमने उससे तकरीबन 15 सेंटीमीटर अबव टॉर्निकेट को अप्लाई करना है। टॉर्निकेट को अप्लाई करने के बाद हमने वेन को फिर असेस दोबारा करना है और उसमें करनी है पाइपलेट करनी है वेन को। हमने इफ़ वेन इज़ नॉट डायलेटेड फॉलो वन ऑफ द टेक्निक्स। अगर हमने ना वेन को पाइपलेट करना, अगर वेन फील हो रही है हमें तो वो ठीक है, हम उसमें प्लेस आउट करेंगे। अगर वो डायलेट वेन नहीं हुई तो हमें फिर जेंटली टैप ओवर द वेन, हमने उसको 2 उंगलियों के साथ टैप करना है हल्का हल्का, उसको हमने जो से वो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं वो, उसमें हमें हल्का हल्का अपने ना उसको टैपिंग करना है उस जगह को जो वेन है। स्ट्रोक अपवर्ड टुवर्ड द टॉर्निकेट की तरफ आपने उसको थोड़ा सा पुश करना है, ठीक है। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो ओपन एंड क्लोज अपने हाथों को ओपन एंड क्लोज करें। जैसे हम किसी हाथ में बॉल लेके दबाते हैं या वर्जिश करते हैं, ऐसे हमने हाथों को खोलना है, बंद करवाना है पेशेंट। उससे ये तो है थोड़ी सी वेन पाइपलेट हो जाती है और हमें फील अच्छी हो जाती है, हमें अच्छी ईजीली हम कर सकते हैं। ये टैपिंग का तरीका दीदी को बताया गया। देखिए वेन नज़र आ रही है तो हमने उसको थोड़ा सा दबा के ऐसे टैप करके छोड़ेंगे तो वो और क्लियर हमें नज़र आती हैं। तो ग्लव्स पहनने हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। हमने सबसे पहले ग्लव्स पहनने के बाद हमने IV लाइन का नंबर जो ब्रेनुला या कैनोला जो हमने लगाना है उसका हमने नंबर डिसाइड करना है कि आया कि किस उम्र का पेशेंट है, हमने फ्लूइड किस स्पीड से देना है, कितना फ्लूइड देना है, कितना टाइम में देना है, उस हिसाब से हम उसको लगाएंगे। जैसे अगर बच्चे को आपने 2-3 घंटे में 200 ml या 300 ml फ्लूइड देना तो वो इजीली 24 के IV लाइन में चला जाएगा, तो वो हम 24 लगाएगा। अगर एमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आ गया, आपने रश में फ्लूइड देना है, उसको हेड इंजरी है या वो सोयर डिहाइड्रेशन है, तो उसमें हम फिर 18 के या 16 IV लाइन पास आउट करेंगे ताकि हम उसको जल्दी से अपना फ्लूइड दे सकें। तो ये हमारे पास कोडिंग कलर्स के IV लाइन्स हैं जो हमारे पास ये ब्लू कलर का है 22 का है, और इससे आगे 24 का होता है येलो कलर का, तो ग्रीन कलर का जैसे 18 नंबर है, वाइट कलर का पिंक कलर का हमारे पास 16 का, और 14 का भी ऐसे वाइट कलर में होता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमने जो मज़ीद चीज़ें देखनी है, क्लीन द पंक्चर साइड्स विद अल्कोहल स्वैब 5 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड ऑनवर्ड्स एंड लेट्स इट्स ड्राई। हमने जिस जगह पे या जिस वेन को हमने ये मेक श्योर कर लिया है कि ये वेन एनफ है और हम इसमें इजीली अपनी IV लाइन को प्लेस कर सकते हैं, तो हमने उस एरिया को पहले अल्कोहल स्वैब के साथ एथेनॉल अल्कोहल 70% के साथ हमने उससे 5 से 10 सेंटीमीटर के एरिया को अच्छी तरह से हमने उसको स्वैब से करना है।
इसको ये स्टरलाइजेशन की टेक्निक में आ जाता है कि वो हमारे पास माइक्रोब्स वगैरह से हमने उसको स्टरलाइज कर लेना और फिर उसको खुश्क होने के बाद IV लाइन प्लेस करनी है। प्रेस लाइटली द वेन्स यूजिंग द थंब ऑफ द नॉन डोमिनेट हैंड अबाउट 5-4 सेंटीमीटर टू गो अंडर। जहाँ जगह से जिस जगह से हमने IV लाइन पंक्चर करना है, वेन को पंक्चर करना है IV लाइन से, हमने उस जगह को पहले थंब के साथ थोड़ा सा प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करना है ताकि और मज़ीद कॉम्बिनेट हो जाए वो एरिया हमारे पास। तो स्ट्रेच द स्किन बिलो द साइड ऑफ द इंसर्शन विद थंब टू स्टेबलाइज द वेन को एक जगह पर। अगर वैसे हम IV लाइन में पेशेंट को लगाएंगे तो वो हमारे पास ना वेन स्टेबलाइज नहीं होगी, वेन एक दो तरफ एक साइड में राइट साइड लेफ्ट साइड पर मूव करती रहेगी, तो आप IV लाइन को लगाओगे तो वो प्लेस नहीं होगी। तो उसको प्लेस रखने के हमने लिए जैसे राइट हैंड में हमने IV लाइन पकड़ो, लेफ्ट हैंड से IV लाइन को IV लाइन के थोड़ी सी नीचे से स्किन को पकड़ के हमने अपनी तरफ थोड़ा सा नीचे थंब के जरिए थोड़ा सा नीचे खींचेंगे तो वो वेन एक जगह पर स्टेबलाइज हो जाएगी। तो उसके ज़रिए हम इजीली उसको पंक्चर कर सकते हैं। होल्ड द कैनोला विद बाउल फेसिंग अपवर्ड। जो कैनोला हो गया उसके अंदर जो नीडल होगी वो उसकी फेस जैसे पिक्चर में दिखाई वो अपवर्ड होनी चाहिए। ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ द बैक फ्लो, नो हेमाटोमास एंड द थ्रोम्बोसिस। जब हमने IV लाइन वेन को पंक्चर कर लिए हमने, तो उसके बाद हमारे पास पीछे चैम्बर के अंदर ब्लड आ जाता है। तो अगर ब्लड आ गया तो ये हमने मेक श्योर कर लेना है कि हमें मेक श्योर हो जाएगा कि IV लाइन हमने सही वेन को पंक्चर किया और वेन के अंदर है। अगर वो हीमाटोमा बन रहा है या अगर थ्रोम्बोसिस बन रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमसे IV लाइन पिक नहीं हुई सही से, तो वो उसको प्लेस नहीं कर सकते हम। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट द कैनोला टू IVD एंड पुट द स्टॉपर एंड फ्लश लाइंस। हमने IV लाइन को करने के बाद उसका स्टीलेट को निकाल लेना है और उसको हमने स्टॉपर लगा के उसको फ्लश लाइन सलाइन के साथ हमने 2cc 3cc फ्लश दे के हमने चेक करने का IV लाइन सही लगी है नहीं। सिक्योर्स द कैनोला विद द प्लास्टर्स एंड द टेप के ज़रिए हमने सिक्योर कर देना है ताकि वो उसके मूवमेंट करने से या वो निकल ना जाए बाहर। तो उसके बाद हमने डिस्पोजेबल आइटम शार्प रोशनी, हमने जो चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल हुई हैं तो उनको हमने डिस्कार्ड करना है। जो हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट ने एक प्रॉपर तरीका दिया है कि कौन सा किस बास्केट और केस में कलर कोडिंग। तो वो जो टॉपिक आएगा तो मैं उसको आपको वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। तो उसके बाद हमने हैंड वाश करनी है, डॉक्यूमेंटेशन कर देनी है। ये बात बहुत याद रखनी है कि जब भी पेशेंट को IV लाइन करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन को नहीं भूलना कि डॉक्टर ने नोट्स डाल दिए हैं। IV लाइन मेंटेन करने के बाद आपने दोबारा अपने नीचे नोट्स डाल देने कि पेशेंट को IV लाइन मेंटेन कर दी है, इस नंबर की IV लाइन मेंटेन हो, ये इस जगह पे प्लेस की है। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। सबसे जो ज़रूरी काम इसमें डॉक्यूमेंटेशन का ही है। इसमें हमें आपके नेक्स्ट एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो आपको नज़र आएगी। तो ये सारे प्रोसीजर की एक वीडियो मैंने लगाई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, आपसे कोई मज़ीद आपके जहन में कोई इसके बारे में सवाल आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।